हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल आप लोगों का एग्जांपल नंबर 10। जैसे इसके पहले का लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें कई सारे एग्जांपल 9 तक हो गए हैं। आज एग्जांपल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। वैसे कोशिश है, देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि 3-4 एग्जाम्पल तो कम से कम हो जाए, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको कर देते हैं। देखिए इस चीज़ को तो मैं भूल ही गया था, लाइट को लगाना। कोई बात ना, इतने तो आप लोग समझदार हैं कि अभी तक मैं कुछ लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके साथ ही चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ सकें कि क्या चीज़ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको सीधे डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ये सातत्य नहीं होगा। इसमें मैं इस प्रश्न को लगभग 4 दिन से लिखा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। उधर थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट का टाइम दीजिए। जैसे उधर जब आप देखेंगे तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 यानी जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, यानी बोल सकते हैं सदिश बीजगणित। तो वहाँ पर आप लोगों का सदिश बीजगणित का लेक्चर बन रहा है, ठीक। वो थोड़ा भाई डिजिटलाइज तरीके से है सदिश बीजगणित, जहाँ पर हम सिंपल PDF पहले से ही बना ले रहे हैं क्वेश्चन का लिख के। उसके बाद वहाँ पर पूरा सोल्यूशन पूरा तगड़ा एकदम मस्त सब कुछ बनना है, ठीक। ये चैप्टर चूंकि थोड़ा बच्चों को डरावना सा लगता है, इसलिए मैं इस चीज़ को सोचा व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे ताकि वहाँ मजा रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए इधर तो आप लोगों का लेक्चर ये अपलोड होता ही रहेगा, और यहाँ पीछे आप लोगों का सदिश से स्टार्ट कर दिए हैं सदिश, उसके बाद 3D, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक। इतने सारे चीज़, अरे भाई हिंदी में बोल देता हूँ। जैसे सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, उसके बाद 3D त्रिविम ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन एक चैप्टर है, उसके बाद प्रायिकता है। इतना देखिए मैं आप लोगों को, इसीलिए मैं वहाँ पर जब डिजिटलाइज तरीके से पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा इंग्लिश में करें ताकि यूपी बोर्ड वालों को समस्या बाद में अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा। कम से कम टॉपिक को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इतना जानते रहेंगे तो बढ़िया है। जैसे देखिए मैं जब यूपी बोर्ड में पढ़ रहा था तो मैं भाई एकदम सीधा साधा सिर्फ और सिर्फ हिंदी का बढ़िया था। उसके बाद जब बाद में पता चला तो धीरे धीरे बहुत समस्या हो रहे थे। डिफरेंशियबिलिटी कोई बोल दे रहा था, ये क्या है पता ना। कंटिन्यूटी कोई बोल दे रहा था, ये क्या पता ना। तो धीरे धीरे अब बढ़िया हो गया। अब हिंदी को थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं। देखिए ये है उदाहरण नंबर 10। अब आते हैं अपने प्रश्नों पे। देखिए सिंपल यहाँ प्रश्न ये बोल रहा है कि fx इक्वल टू x+2 और x-2 यदि x जो है लेस देन आर इक्वल टू 1 और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर करना क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं तो आप ये देखते होंगे कि ये रहा आपका डायग्राम 1 2 3 -1 -2 -1 -2, ओके। फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2। अब देखिए थोड़ा चीजों को समझिए। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c का कंडीशन, ओके। तो यहां से आप लिखेंगे y इक्वल टू x+2। भाई x+2 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि x+2 किस पर है, +2 पर, और भी m पॉजिटिव में है। तो सिंपल ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखिए यहां से जाएगा इस पॉइंट से, ओके। तो मान के मैं ये चलता हूं कि ऐसे आप लोगों का कंडीशन बनेगा, इस प्रकार से आपका लाइन बनेगा, ओके। फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या है, y बराबर x-2, यहाँ माइनस है ना, तो ये आपका कुछ अब -2 है तो mx प्लस c में जो c होता है वो y एक्सिस पे अंत जो आप लोगों का यहाँ पर काटता है, अंत खंड बोलते हैं उसे, ठीक। c जो होता है वो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, निगेटिव है तो नीचे। ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये चीज ऐसे बनेगा, ओके। अब यहाँ पर आपको समझना है कि x बराबर 1 पर मैट्रिक्स सब चल रहा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहां तक इसको आप उड़ाइए, यहां से आप 1 पर है ना इसको उड़ाइए। अब क्या बोल रहा है कि x जब लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन है, तो यानी यहां पर इसका वैल्यू a है, ओके। और ये इस 1 पर खंडित भी है यानी खाली है। दिख रहा है कि नहीं इक्वली तरीके से, चलिए बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए ये चीज यहाँ से है। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ये तो संतत्य है नहीं। जब इस चीज को आप प्रूव करने के प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल का हम क्या करते हैं भाई, LHS RHS इक्वल टू f ऑफ x, ये चीज हमारे रहने चाहिए। और अगर यही दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता है यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम बोल देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट का अस्तित्व नहीं है। तो यहां से हम चीजों को समझेंगे। तो अब हम चलते हैं LHS पे।
LHS पे। ठीक, देखिए लेफ्ट हैंड साइड या फिर हम अगर सिंपल LHL लिखा रहे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी सही है, लेकिन हम अधिकतम LHL ही लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखिए ये चीज है, तो यहां पर जब हम निकालेंगे LHL, ठीक, तो एक सेकंड दीजिए, चलिए देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक पर देखिए, इस एक पर वैल्यू यहाँ ये चीज जो है इसको कंक्लूड कर रहा है, यानी इसमें ये सम्मिलित है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन एक पर ये इसमें कंक्लूड नहीं हो रहा है। तो सिंपल जब हम LHL निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। ओके, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x जब एक माइनस प्लस क्यों लगाते हैं, ये आपको शुरू में ही बताया गया था। अगर मान लीजिए आपका ये कोई लाइन है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक, आप एक दो अप्रोच कर सकते हैं, एक तो आप इधर से अप्रोचिंग करें, एक आप इधर से अप्रोचिंग करें। अगर आप इधर से अप्रोच करते हैं तो जो भी वैल्यू होगा इस फंक्शन से थोड़ा कम ही होगा, एकदम उसी पर नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम माइनस लगाते हैं, और जब इधर से चलते हैं, इधर से अप्रोचिंग करते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव में ही रहेंगे, इसलिए यहाँ प्लस लिख देंगे RHL में। तो यहाँ पर अब देखिए सिंपल काम क्या हो जाएगा, लिमिट और x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x कितना लिखेंगे, 1 माइनस पे f ऑफ x कितना है, x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसी को लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, मान लेंगे, मानते क्या है, माना x इक्वल टू 1 माइनस का h। अब h टेंड्स टू 0, भाई देखिए h जैसे जैसे 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 की तरफ टेंड करेगा। अब h क्या है, सिंपल काम देखिए, जैसे यहाँ ये लाइन है, हम यहाँ से पहुंचे तो इतना h है, हम यहाँ पहुंचे इतना h है, यहाँ पहुंचे इतना h है, यहाँ पहुंचे इतना h है। जैसे जैसे हमारा h 0 की तरफ जाएगा तो हम पूरे फंक्शन को कहाँ पहुंचाएंगे, अपने पोजीशन यानी जहां पर हमको पहुंचना है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज हम मानते हैं। ओके, अब यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखिए ये जो x है, x के लिए हम क्या रखेंगे, 1 माइनस h प्लस 2। अब यहाँ पर वैल्यू रखने का पोजीशन ही नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 माइनस h, तो वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 3। ठीक, अब हम चलते हैं LHL के बाद RHL पर। देखिए LHL के बाद इस डायग्राम को मिटाते रहे, डायग्राम को ये बस इतना समझना सही में। LHL के बाद चलते हैं अब RHL पर। देखिए जब RHL पे चलते हैं तो सिंपल काम, RHL राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर हमने ये देखा कि लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फिर उसके बाद f ऑफ x। अब यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, f ऑफ x को क्या रखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 रखेंगे, तो सिंपल काम यहां से हो जाएगा। देखिए अब मानेंगे क्या कि माना x इक्वल टू 1 प्लस का h, भाई वही काम सिंपल, अगर हमको इस लाइन पर अप्रोच करना है तो हम इधर से आ रहे हैं, जैसे जैसे h हमारा 0 होता जाएगा हम फंक्शन पर आते रहेंगे। यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 प्लस h माइनस का 2, यहाँ से आ जाएगा सिंपल, एक बार और लिख दें, नहीं 2 माइनस 1 माइनस 1, हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे सिंस यानी चूंकि LHL इक्वल डज नॉट इक्वल टू RHL, भाई माइनस कितना है 3 बराबर नहीं है माइनस 1 के, हम यहीं पर बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है अपना अस्तित्व में नहीं है। ओके, यही था आप लोगों का सिंपल सा प्रश्न। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पर, प्रश्न नंबर 11 पर, एग्जाम्पल 11 पर। देखिए ये प्रश्न इतना ही था, अगर ये दोनों इक्वल होता, LHL RHL इक्वल होता तो अपना देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट करता ही करता, लिमिट एग्जिस्ट, ओके, यानी लिमिट अस्तित्व में है। अगर लिमिट अस्तित्व में है तो हम वहां से सिंपल ये बोलते कि ठीक है, अब हम f ऑफ x को देखते थे, अगर f ऑफ x सेम होता तो तीनों अपना हम बोल देते कि सामतत्व है, ये कंडीशन होता है। ठीक, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 जो है अपना 11, f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन क्या है, x प्लस 2, x प्लस का 2 फिर 0 x माइनस 2। देखिए ये कंडीशन अभी जो डायग्राम बनाए थे एकदम उसी के जैसा है, x लेस देन 1
x लेस देन 1, x बराबर 1 और x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर समझिए, जैसे जो हम अभी पीछे डायग्राम बनाए थे इसी के जैसा एकदम है, लेकिन वहां पर जैसे डायग्राम में क्या था, अगर ये 1 है तो इस 1 पर वैल्यू इसमें कंक्लूड था और यहाँ पर इस 1 पर वैल्यू कंक्लूड नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए कंक्लूडिंग कुछ है, यहाँ भी कंक्लूड नहीं हो रहा है वैल्यू इस 1 पर भी यहाँ पर खाली है और इस पर भी खाली तो है ही, 1 पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये कंक्लूड कर रहा है। तो भाई आपको सीधे दिख रहा है कि ये सांतत्य ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये सांतत्य नहीं, आपको डायरेक्टली दिख रहा है। सिंपल काम, आप LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एकदम यही आपका आंसर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जैसे देखेंगे LHL में कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 2 1 3 एकदम सेम, 1 रखेंगे तो -1 एकदम ये चीज सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल 11 ही आप लोगों का यहीं से हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं 12 पर। देखिए 12 को अगर देखेंगे तो 12 को समझिए थोड़ा, 12 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, यही क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। अब आप कहेंगे तो दिया क्यों है दोनों, दिया इसलिए, देखिए यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन था उसमें x बराबर 1 पर भी ये इस चीज को कंक्लूड कर रहा था। ओके भाई, इसमें सम्मिलित था, लेकिन यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें x बराबर 1 पर 0 हो जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है, उसमें ना तो एग्जिस्ट कर रहा है और ना तो इसमें डायरेक्टली इस पे आ जा रहा है, ठीक, ये चीज था। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर, इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये समझने लायक है। जैसे वैल्यू क्या है, x प्लस का 2 इफ, यानी यदि x लेस देन 0 और उसके बाद -x प्लस का 2 कब है, जब x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू यहाँ पर नहीं है, लेकिन इक्वल टू देना चाहिए था, बिना इक्वल के होगा ही नहीं, कोई तो कोई फंक्शन होना चाहिए ना इक्वल पर। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए कीजिए आप लोग कोशिश, इसमें जैसा डायग्राम बनाया है उसके अनुसार इसी में है इक्वल टू, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये 0 पर हम चेक कर रहे हैं, 1 पर नहीं है, किस पे है, 0 पर, ठीक। तो 0 पर जब हम करेंगे देखते हैं कैसे होगा। देखिए सिंपल काम, ये अगर हम डायग्राम बनाएं और ये 0 है अपना, इसी 0 पर टूट फूट रहा है, जो भी हो रहा है इसी 0 पर ही हो रहा है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सेम उसी के जैसे बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर 0 को इसमें इंक्लूड ना करें, ठीक, अगर 0 को जैसे क्वेश्चन बनाए उसी के अनुसार चलते हैं, 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब इसका हम यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 है भाई, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है। अब हम ये देखते हैं, देखिए इसको लेकर चलिए, सिंपल काम, y बराबर mx प्लस c जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका डायग्राम कुछ कैसे बनता है भाई, ऐसे भी बनता है, जब m आपका निगेटिव होता है तो स्लोप नीचे हो जाता है, जब आपका m पॉजिटिव होता है तो आपका ऐसे डायग्राम बनता है, पता होना चाहिए। m के ऊपर सब क्या है, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि 2 पर तो इसका मान पॉजिटिव में जा रहा है। ओके भाई, x प्लस 2 जब x लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो 2 पर जा रहा है, लेकिन जब यही वैल्यू निगेटिव में आ जा रही है तो ये बताइए स्लोप क्या हो जा रहा है, आप कहेंगे -m, x प्लस 2 m की जगह 1 है तो -x हो रहा है। अगर निगेटिव है तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। हम ये देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर फलन एग्जिस्ट ही नहीं है, हमको कहीं कुछ नहीं दिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, खाली कर देंगे। ओके, ये रहा आप लोगों का डायग्राम। अब यहाँ पर आप 1 2 भर ही लेंगे, 1 2, ओके, ये चीज था। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है किस पर, 0 पर। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये दिखेगा, देखिए इसमें करेंगे क्या, LHL, वैसे आपको क्या दिख रहा है, कुछ अगर बताना चाहें तो आपको ये दिख रहा है कि इसमें जो LHL होता है, LHL निकाला है, लिमिट x टेंड्स टू कितना निकालेंगे, 0 प्लस, LHL निकालेंगे तो 0 माइनस, RHL निकालेंगे तो 0 प्लस। 0 माइनस पर भी नहीं आ रहा है, तब भी 2 के तकरीबन में जा रहे हैं, पॉजिटिव में चल रहा है फिर भी 2 पर आ रहा है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस पर जो है वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए फलन सांतत्य नहीं होगा। ओके, तो लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ
एक्स। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, देखिए आप कर कह सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो माइनस की जगह यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो, लेकिन इस फंक्शन में तो डायरेक्टली आपको एक्स जीरो माइनस एच पुट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स अब क्या लेंगे, तो एक्स प्लस दो मानेंगे क्या, माना एक्स बराबर जीरो माइनस एच। ओके, तो अगर x जीरो माइनस एच है तो वही अपना खेला भाई, h टेंस टू अगर जीरो की तरफ चल रहा है, अगर h जीरो की तरफ जा रहा है तो अपना वैल्यू x जो है जीरो पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच प्लस का 2। तो अब h जीरो ही पुट कर देते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 2। ओके, LHL हमारा कितना आ गया 2। अब हम चलते हैं किस पर, RHL पर। तो RHL पे चलेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x। ठीक, फिर यहाँ पर हम चलेंगे तो देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और एफ ऑफ x। अब क्या होगा भाई, x जो है जीरो से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन का मान क्या हो रहा है, माइनस एक्स प्लस का 2। तो यहाँ से ये चीज जब लिखेंगे तो हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, अब उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस जीरो प्लस h और प्लस का 2। वैसे भी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव भाई जीरो रखेंगे सब खत्म। तो यहाँ से कितना आया, 2 आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कि इसका LHL RHL इक्वल है, LHL RHL इक्वल है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अच्छा लेकिन यहाँ पर जो है फलन सातत्य नहीं है। ठीक, फलन की सांतत्य विचार करना था, तो यहाँ पर फलन सांतत्य नहीं है। क्यों नहीं है, आप कहेंगे कि भाई एफ ऑफ जीरो कुछ दिया ही नहीं है, एफ ऑफ जीरो कुछ नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर ये फलन सांतत्य नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि LHL इक्वल है किसके, RHL के, ठीक है ना, चूंकि इसका लिमिट जो है LHL RHL दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए सीमा का अस्तित्व है, यानी लिमिट का एग्जिस्टेंस है, तो सीमा का अस्तित्व है, लेकिन फलन सांतत्य नहीं है, सांतत्य नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ जीरो कुछ नहीं दिया है। ठीक, इसीलिए आया समझ में, सिंपल बहुत ही इजी प्रश्न था। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 13 पर। एग्जाम्पल नंबर 13 थोड़ा सा टाइम लेंगे समझाने में, क्योंकि बढ़िया प्रश्न है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए कर ले जाएंगे अच्छे खाते प्रश्नों को। देखिए 13 नंबर प्रश्न है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले इसको डायग्राम से समझाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन है जीरो, एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन है जीरो इक्वल टू किसके साथ है, इसके साथ। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, ध्यान से एकदम समझेंगे तो बहुत ही आसान है। और अगर वैसे भी आप करना चाहें डायरेक्टली तो आपको दिख रहा होगा कि फलन क्या है, संतत्य है भाई। क्यों, क्योंकि जीरो का मान रखते तो दोनों सब कुछ LHL RHL एफ ऑफ एक्स सब बराबर हो रहा है। लेकिन अब आपको समझना क्या है, देखिए चलिए मान लीजिए आप दो चीज़ों का फलन बनाना जानते होंगे। अगर कोई लाइन y बराबर x लाइन है तो आपको पता है कहाँ से ये जाती है, डायरेक्टली ओरिजिन से जाती है। और आप क्लास 11th में पढ़े होंगे परवलय, पढ़े हैं ना परवलय, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये कैसा फलन बनता है, ये भी आप देखे हैं भाई। वहाँ पर पढ़े होंगे आप एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस तरह से पढ़े होंगे। ओके, तो ये चीज था यहाँ पर। तो सिंपल काम, इस चीज को दोनों को डायग्राम बनाते हैं तब चीजें और आसान लगेंगी। जैसे देखिए ये चीज है x बराबर जीरो, यानी जैसे यहाँ पर ऑफ x इक्वल टू एक्स, यानी हम बोल सकते हैं कि y बराबर x लाइन, तो y बराबर x लाइन कुछ इस प्रकार से ऐसे बन गया, y बराबर x लाइन। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी ये लाइन कैसे बनेगा, कुछ ये लाइन ऐसे बनेगा। ओके, बिल्कुल ऐसे बन गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि इसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल काम, दोनों बात वही है। और इसको आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू
एक्स लाइन। अब आप समझिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब हो रहा है, जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये लाइन तब काम करेगा, कब तक, देखिए एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन पर इसका जो है एग्जिस्टेंस यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हम 0 पर लेस की बात करें। यानी भाई सिंपल काम, जैसे यहाँ पर ये दिया कि ये चीजें, जैसे देखिए y बराबर एक्स कब हो रही है, आप कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी हो रही है तब ये चीज हो रहा है, उसके पहले इसका कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे ऐसा है, तब हमको ये लाइन यहाँ से हटानी पड़ेगी, क्योंकि भाई निगेटिव में हमको ये नहीं दिया है कि x आल द वैल्यू पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सिंपल काम क्या है, यहाँ पर जो x एग्जिस्ट कर रहा है यानी y बराबर x है, ये केवल और केवल तभी है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, उसके पहले कुछ नहीं है। अब उसके बाद आप कहेंगे इस पे आइए, तो आपका ये जो लाइन है यानी ये जो पैराबोला है, ठीक पैराबोला, तो x लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी ये x की उस वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर 0 से छोटी वैल्यू, 0 पर भी नहीं, 0 से छोटी वैल्यू, तो यानी हमको ये पॉजिटिव वाला वैल्यू हटाना पड़ेगा ना। देखिए ये चीज यहां से हमने इसको कर लिया। अब आप कहेंगे ऐसा है, ये चीज यहां से बन गई, यानी ये डायग्राम अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे फिर ऐसे, यानी हम बोल सकते हैं कि सातत्य तो है, कहीं भाई पेन में नहीं उठाने की आवश्यकता पड़ी है, डायरेक्टली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमको इसी को प्रूव करना है, ठीक। ये चीजें था यहाँ पर आपको समझना था कि कैसे हुआ है, ग्राफिकल हम आपको समझा दिए। अब आपको सिंपल LHL RHL निकालना है, उसके बाद आप कर देंगे। देखिए सिंपल काम LHL, ओके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब देखिए 0 माइनस यानी भाई 0 से कम पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, आप कहेंगे 0 से कम पर एक ही वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख देंगे कि लिमिट एक्स स्क्वायर। अब मानेंगे क्या कि माना एक्स बराबर, देखिए 0 माइनस था ना, तो 0 माइनस एच टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो अपना जो x है वो कहाँ जाएगा, 0 पर, यानी इस पोजीशन पर पहुंचेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके। अब आप डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे 0, तो भी कितना आएगा, 0, ओके। ये चीज था। फिर उसके बाद आप चलेंगे कहाँ, RHL पे। आप यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर एडवांटेज नहीं नजर आ रहा है। अब उसके बाद हम इसको मिटाते हैं डायग्राम। ये चीज आपको समझना था, आपको दिख भी रहा है कि x बराबर 0 पर भी ये फलन एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो इसलिए ये सार्थक तो है, यही चीज आपको इसमें हमको समझाना था बस। देखिए RHL में चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब ये 0 प्लस पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप देखे हैं कि y बराबर x लाइन 0 पॉजिटिव पर भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की जगह क्या है, x सिंपल तो आ गया x। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 0 प्लस h, मानेंगे क्या कि माना x इक्वल टू 0 प्लस h टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो अपना वैल्यू किस पे जाएगा, 0 पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा सिंपल कितना, 0 आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ठीक है, देखिए LHL निकल गया, RHL निकल गया। अब हम चलेंगे फंक्शन की तरफ, तो हम ये देख रहे हैं कि f ऑफ x इक्वल टू, यानी f ऑफ x इक्वल टू कितना है, आप कहेंगे 0 पर, f ऑफ x इक्वल टू 0 पर हम लेंगे तो हमारा x मिल रहा है, कितना मिल रहा है, x मिल रहा है। कहाँ पर, 0 पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर चूंकि आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करने पर, सातत्यता की जांच करने पर, तो जब हम 0 पर सातत्यता की जांच कर रहे हैं तो अपना फंक्शन कितना है, x है, और जब हम इसका f ऑफ 0 निकालेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 0। अब आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि LHL इक्वल है RHL इक्वल है f ऑफ 0, देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, यानी चूंकि इसलिए, तो बोल सकते हैं कि फलन x बराबर 0 पर
सांतत्य है। आया समझ में? सिंपल, बहुत ही इजी प्रश्न था, इनको हमको थोड़ा ग्राफिकली आपको बताना था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद चलिए एक प्रश्न हम सोच रहे हैं और आपको बता दें, कौन सा? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 14, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ये चीज हमको यहाँ पर प्रूव करना है, जो कि बहुत ही आसान है। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, यही हमको प्रूव करना है। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ये चीज है। अब देखिए, वैसे भी अगर आप देखे हो तो आप हर जगह ये देखेंगे कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत हो रहा है, ठीक है। कैसे देखेंगे मैं बता दे रहा हूं। चलिए मान लेते हैं कि कोई बहुपद, मान लेते हैं जैसे अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, पहले समझिएगा चीजों को, अभी आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये आपका बहुपद है, अब देखिए यहाँ पर हम ये इसको पार्टिकुलर केस बना दिए, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। लेकिन अभी हम आपको जनरलाइज में बताएंगे, घबराइए नहीं, पहले चीज़ों को यहीं हम आपको समझा दें, उसके बाद जनरलाइज में तुरंत ले जाकर लिख देंगे, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे ये अगर आपका बहुपद है, आप ये देख रहे हैं कि अगर हमको किसी भी एक पॉइंट पर लेना है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट है डी, चूंकि इसमें सी लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि डी पर हम इसको जांच कर रहे हैं। तो अगर डी पर जांच करें तो आपको पता होगा, कोई फलन की जब हम जांच करते हैं तो सिंपल उसमें करते क्या, वैल्यू को ही डायरेक्टली पुट कर देते हैं, वैल्यू को डायरेक्टली उसी में पुट कर देते हैं, तो यही तो करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब देख रहे थे x + 2 x - 2 इस प्रकार से है, एक पर चेक करना है, तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें, हम देख ले रहे थे बराबर हो रहा है कि नहीं। 3 आ रहा था, -1 आ रहा था, इसलिए फलन बराबर नहीं था। भाई LHL RHL में यही तो निकालते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इसका LHL RHL दोनों को, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना, LHL भी निकालेंगे RHL भी निकालेंगे तो बड़ा क्वेश्चन, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू d f ऑफ x निकाल लेते हैं, यानी केवल एक ही वैल्यू पर दोनों फंक्शन का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। LHL RHL को देखिए, जब आप प्रूविंग का देखेंगे, LHL = RHL = f ऑफ फंक्शन के मान पर क्या वैल्यू है। तो इन दोनों को जनरलाइज तरीका में हम लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए c पर करना है तो c f ऑफ x = f ऑफ x, यानी f ऑफ c, ठीक। अगर c पर जांच करते हैं तो, अगर आप d पे कर रहे हैं तो d, ओके, ये चीज था यहाँ पर। तो ये बताइए इन दोनों जनरलाइज, अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा बहुपद है, अब इस चीज को हम इसमें LHL RHL नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम ये निकालेंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट, अब ये फंक्शन लिखेंगे, डी पुट कर देंगे तो AD² प्लस BD प्लस C, ये चीज आया आपका फंक्शन, यानी लिमिट x टेंड्स टू d पर ये चीज आया। और जब आप f ऑफ d निकालेंगे तो f ऑफ x = कितना है, ax² प्लस bx प्लस c, और जब आप f ऑफ d निकालेंगे तो AD² प्लस BD प्लस का c, ये चीज यहाँ से दोनों देखिए सेम है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, इसलिए प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ओके, प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ठीक। ये चीज हम आपको बताना चाहते थे। अब एक चीज और आपको बता दें, ये चीज समझ गए ना, अभी लिख रहे हैं पूरा कैसे कैसे होगा, घबराएंगे नहीं। जैसे आप एक चीज देख लेंगे, देखिए क्या चीज, जैसे मान लीजिए इसी को हम कहें जनरलाइज में लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, A0, मैं इधर से लिख रहा हूँ A0 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 x पर 1,
A2 x पे 2, A3 x पे 3। तो इसी तरह लिखना चाहे तो an x पे पावर n नहीं लिख देंगे? बताइए आप लोग खुद पहले सोच कर बताइए कि क्या हम किसी भी बहुपद को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं a0 a1 इसी तरह पूरा an x पे पावर n लिख सकते हैं, और वो भी अपना जो बहुपद होगा वो किस चर में होगा? आप कहेंगे p x में। पॉलिनोमियल, p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, इसीलिए पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x3 और a4 x5 x4। इसी प्रकार से लिखते लिखते an x पे पावर n ये होता है आपका कोई भी सामान्य सा बहुपद का जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला देखिए यहीं से हमने लिखा है सिंपल काम। अगर आप ये कहेंगे कि हमको यही नहीं आता है तो आप y बराबर mx प्लस सी से लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद का है, द्विघात बहुपद का। जब आप लीनियर में चलते हैं, लीनियर में, तो वहां पर आप ये देखते होंगे कि y इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना लीनियर में। भाई लीनियर में ये भी होता है, रैखिक में ये भी होता है, और रैखिक में एक चीज और होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बट ये कंडीशन जो होता है ये आपको 2 वेरिएबल्स के लिए है, यानी 2 चर के लिए है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल एक चर को उठा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को यहाँ से इस चीज को लीनियरली से लिखना चाहेंगे तो ये चीज अपना यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को हम लेकर नहीं चलेंगे, क्यों, झंझट पाना। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो देखिए सी क्या है, आप कहेंगे कोई ये कॉन्स्टेंट नंबर, तो मान लेते हैं a0। ये क्या है, आप कहेंगे m भी है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर ही होता है a1। x क्या है, x पे 1। अब इसी प्रकार से देखिए a0 x पे पावर 0, a1 x पे 1, a2 x2, a3 x3, a4 x4। तो इसी तरह जब लिखते जाएंगे तो an और x पर n होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आसान तरीके से ये चीज यहाँ से हो जाएगा। तो अब हम इसका करेंगे क्या चीज, प्रूविंग। आया समझ में? बहुत ही इजी वे से आपको देखिए सब कुछ बता दिए, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, रटना भी नहीं है। मान लेते हैं कि अब ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न अभी मिलेंगे, ठीक। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई बहुपद, माना बहुपद पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn। ये है आपका क्या चीज, बहुपद। अब देखिए जनरल बहुपद है, अब समान बहुपद कोई भी आप ले लेंगे, क्योंकि प्रत्येक बहुपद हो रहा है ना। अगर आप समान का प्रूफ कर देते हैं जनरल का, तो किसी पार्टिकुलर केस को लेकर चलेंगे तो होगा ही होगा संतर, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप करेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे पहले कि x बराबर c पर सांतत्यता की जांच करने पर, सांतत्यता की जांच करने पर हम x बराबर c पर क्यों करे हैं, आपको सोचना है थोड़ा सा। हम x बराबर c पर क्यों किए हैं, क्योंकि भाई c अपना एक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर केस ले लिया कि x बराबर 1 पर, तो आप कितना करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जब c से कर दिए तो c में क्या है, अब c पर ले लेंगे तो c का कोई सा भी वैल्यू उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पूरा नंबर कोई उठा लीजिए। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ डायरेक्टली, तो वो तो पर्टिकुलर केस हो गया, हमको पर्टिकुलर नहीं लेकर चलना, हम जनरलाइज लेकर चलना है। इसलिए हम किसी एक कांस्टेंट पर लेकर चलेंगे, c पर, d पर, e पर, जो आपको मन करे, ठीक। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ओके, ये क्या है, अब p ऑफ x है, p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल x, यानी बहुपद x के चर में है, ये चीज ये बता रहा है। तो अगर f ऑफ x लिखेंगे तो यही तो होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x के यहाँ पूरा उतार लीजिए, a0 a1x प्लस डॉट 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 और an x पर n, पूरा को मत लिखिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, देखिए c की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप LHS RHS लेते तो भी यही चीज होता, एकदम सेम। अभी मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा आपको, LHS RHS लेंगे तो क्यों सेम आता है। देखिए यहाँ c करेंगे तो a0 a1 c1 ac n की जगह c
और C पर N, यही तो होगा, क्योंकि A1 तो A1 हो गया, N की जगह C, और C पर 1 से C पर N, हम कहाँ पर पुट करेंगे, AN, अब सही है, ANC, हमको X की जगह पुट करना था, ठीक, ये चीज़ है, ओके, ये चीज़ यहाँ से आ गया। फिर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस A1x1 प्लस इस तरह और ANCN, और जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे यानी f ऑफ c पर फंक्शन का मान कितना होगा, तो आप लिखेंगे A0 प्लस A1C1 प्लस 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 ANCN। अब आप लिख देंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू किसके, आप कहेंगे देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ c के, x मत लिखिएगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है, बता रहा कि वेरिएबल यानी जो पूरा फंक्शन है वो किस वेरिएबल में है, यानी किस चर में है, तो x के चर में है, c पर ये मान हो गया, तो आप क्या लिखेंगे f ऑफ c, तो लिख देंगे कि इसलिए प्रत्येक बहुपद फलन, इसलिए प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, ओके, ये चीज हम आपको बताना चाहते थे। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, अभी वैसे टाइम बहुत होगा, चलिए थोड़ा सा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये चीज समझ गए, बिल्कुल आसान था। LHL और RHL जब हम निकालते हैं तो सेम कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए अगर आप इसी चीज का LHL में लेते हैं तो क्या आता, f ऑफ x इक्वल टू A0 और A1x1, मैं 2 ही लेकर चलता हूँ, आप लोग पूरा टर्म को उठा लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर आप LHL को लेते C पर मान लीजिए जांच कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, LHL, ठीक, तो लिख देते आप लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, ओके। तो यहाँ पर आता क्या, देखिए लिमिट अब x टेंड्स टू c माइनस x टेंड्स टू c प्लस, दोनों पर वैल्यू सेम है, आप लिख देते कि x टेंड्स टू c माइनस और पूरा वैल्यू उतार देते A0 A1x1, देखिए डॉट डॉट आगे है, समझते रहिएगा। फिर लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए h टेंड्स टू 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, ठीक, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए आप ये देख रहे हैं कि x टेंड्स टू c माइनस की बात हो रही है, और जैसे जैसे हमारा फंक्शन यानी उस पर्टिकुलर पर पहुंचेगा c पर, तो h वहां पर क्या होने लगेगा, 0। तो आप मानेंगे क्या, इसके आगे मानेंगे क्या, माना x बराबर c माइनस h टेंड्स करेगा 0 के तरफ, तब तो अपना फंक्शन c की तरफ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा A0 प्लस A1x1। अब वैल्यू पुट कर देंगे और x1 की जगह क्या आएगा बताइए, c माइनस h, ठीक, और 1 है तो आएगा ही आएगा। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो बचेगा A0 प्लस A1c, ठीक है ना, ये चीज आ गया, ओके। अब अगर मान लीजिए आप कुछ लोगों के मन में होगा कि अगर यहाँ पर A1C1 आप लिए हैं, A2C2 रहता तो होल स्क्वायर करते, ठीक है, होल स्क्वायर को जब तोड़ते हैं तो C स्क्वायर आता है ना भाई, c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch, तो c स्क्वायर तो अपना कांस्टेंट आ जाता, यानी ये चीज यहाँ से निकल जाती। और जब आप RHL लेंगे तो एकदम सेम रहेगा, वहां पर c प्लस h रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे दोनों सेम आएगा। इसलिए जब ऐसा अगर कोई बड़ा फंक्शन दिया हो, बड़े फंक्शन का मान निकालना हो, तो सिंपल वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल चीज LHL और RHL को कंबाइन करके लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x लिख देते हैं, ठीक, ये चीज था, ओके। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां पर सिंपल आप लोगों को ये बताएंगे कि देखिए वैसे एक प्रश्न और बता देना चाहिए था कि जो प्रत्येक महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं वो भी संतत होते हैं या नहीं। आपको थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं। इस तरह देखे होंगे आप लोग, ठीक है। वैसे महत्तम पूर्णांक फलन अब कल ही बताएंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में महत्तम पूर्णांक फलन यानी एग्जाम्पल नंबर 15 और उसके बाद संतत फलनों का जो बीजगणितीय होता है, जैसे अगर कोई दो संतत फलन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या दोनों कंटिन्यूअस फलन का समेशन यानी सम करने पर कंटिन्यूअस होंगे या कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये सब चीजें हैं, 3-4 फार्मूले हैं, वहां से बता देंगे। उसके बाद
आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।